तो जब भी हमें डिफरेंशियल फाइंड करना है किसी ऐसे फंक्शन का जिसमें पावर है फंक्शन की, फंक्शन है x, उसकी पावर भी फंक्शन है, मतलब पावर का भी आप डिफरेंशियल कर सकते हो, फंक्शन का भी कर सकते हो, दोनों चीज का। तो फंक्शन की पावर अगर फंक्शन है तो इस केस में हमें आसान पड़ेगा कि हम लॉग ले लें, ठीक है, क्योंकि लॉग पावर्स को जल्दी सॉल्व कर सकता है। अगर प्रोडक्ट में दिया है नंबर फंक्शन बहुत सारे तो उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर डिवाइड में है तो वो माइनस में हो जाते हैं, तो मतलब वहां हमें पार्ट जो पड़ता है वो इजी पड़ता है लॉग में, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें लॉग लेने ज्यादा समझ में आता है कि ठीक है इसको लॉग से सॉल्व करना है, लेकिन मोस्टली क्या पावर, अगर फंक्शन जो है मेरे पास, फंक्शन जिसका आप डिफरेंशियल कर रहे हो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो मोस्टली ऐसे केसेस में हम लॉगरिथम लेते हैं, ये हमारा मोस्टली केस, ठीक है। तो कैसे होते हैं फंक्शन पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझे डिफरेंशिएट करना है x की पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x तो d अपॉन dx निकालना है, बट क्या दिया है x की पावर x। अब इसका तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना भाई, x की पावर या तो कांस्टेंट हो या कांस्टेंट की पावर x हो तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन x है और पावर भी x है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन, तो ऐसे केसेस में भी ये सॉल्व करने के लिए बेटर क्या रहेगा कि हम इसको लॉग ले लें, ठीक है, लॉग लेके सॉल्व कर ज्यादा सही रहेगा। तो ये जो फंक्शन की पावर फंक्शन है इसे हम क्या मान लेते हैं y। अब जैसे ही आप लॉग लोगे तो ये जाएगा log y इक्वल टू लॉग, दोनों तरफ आप ले लो लॉग, और जैसे अब लॉग लिया आपके पास ये फंक्शन लॉग के फॉर्म में आ गया, और लॉग की प्रॉपर्टी साथ में आ गई इसमें। लॉग की प्रॉपर्टी के पावर को हम आगे लिख सकते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई में आ गया देखो x इंटू लॉग एक्स, तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी जानते हैं, x का फॉर्मूला भी पता है, log x भी पता है। अब इसका डिफरेंशियल किया जा सकता है, तो अब डिफरेंशियल करेंगे, log y का डिफरेंशियल क्या होगा 1 अपॉन y, ये तो y का दोबारा होगा dy बाई dx, जैसे हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है ना, y को नहीं करना, y को तो हम चेन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाई में क्या होगा x का डिफरेंशियल नहीं करते हैं तो log x का डिफरेंशियल किया जाए, प्लस अब log x का डिफरेंशियल नहीं करते हैं, x का डिफरेंशियल कर देते हैं, तो x इंटू 1 बाई एक्स, 1 इंटू लॉग एक्स, फाइनली 1 प्लस लॉग एक्स और 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डिफरेंशियल वैल्यू आ गई आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, y मतलब क्या, x की पावर x, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, आंसर क्या रहा है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो कि डिफरेंशियल x पावर x का आ गया इतना x की पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स, ये फाइनल आंसर हो गया आपका y की वैल्यू पुट करने के लिए। कि भाई आपने थोड़ा सा चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि इसका डिफरेंशिएशन बेस का भी हो रहा है पावर का भी हो रहा है, तो बेटर क्या रहेगा कि उसे हम लॉग लेके सॉल्व करें, तभी आसान से आंसर आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल जैसे ये वाला पार्ट है y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये रूट के अंदर ये बहुत बड़ा बनेगा, तो इसको तुम सिंपल डिफरेंशियल करने बैठोगे ना, भाई फॉर्मूला तो ठीक है तुम रूट एक्स का बना लोगे, लेकिन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर से डिवाइड का फॉर्मूला बनेगा, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी जाने वाला है। उसको हम क्या करेंगे, पावर में है डिवाइड में है, तो बेटर क्या है लॉग ले लो, ठीक है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो जैसे हम लॉग लेंगे लॉग वाई इक्वल टू जाएगा 1/2, लॉग डिवाइड में जो लॉग होता है वो माइनस होता है, तो 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, और पूरे में 1/2 का मल्टीप्लाई। अब ये डिफरेंशियल आसान लग रहा है, इस वाले की डिफरेंशियल को इजी हो जाएगा सॉल्व करना, लॉग वाई का डिफरेंशियल तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, 1/2 कॉन्स्टेंट रहेगा, और ये जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। और 1 माइनस एक्स का दोबारा डिफरेंशियल होगा तो रहेगा 0 माइनस 1, चेन बनेगी ना यहाँ भी, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर से चेन बनेगी तो 0 प्लस 1, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दो आंसर आ गया फाइनल। तो कई बार क्या है कि क्वेश्चंस लॉग से आपको बहुत इजी पढ़ने वाले हैं।
अब जैसे ये डिफरेंशियल करना है, लॉग के फॉर्म में दिया पूरा ये पहले से लॉग है, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने को आ जाएगा तो ये ठीक है, लॉग एक्स मान लेंगे और फिर चेन बनाएंगे हम। ये क्या बन रहा है, लॉग जेड, और जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसमें अब जेड, अब लॉग जेड का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/z, मल्टीप्लाई करना है मुझे जेड के डिफरेंशियल से, जेड में डिफरेंशियल एक्स का तो हो जाएगा, बस इस वाले पार्ट का मुझे चेन बनानी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक काम करते हैं, यू मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जेड का जेड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट यू। अब इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं एक्स का, तो आपका हो जाएगा 1 और प्लस 1/√2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ से चेन बन रही है, ये वाली चेन नहीं बन रही है, ये चेन बन रही है, तो उसको आगे करेंगे डिफरेंशियल तो आ जाएगा 2x। तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे, तो डायरेक्ट में निकाल के स्टेप बाइज जो मैंने किया उस तरीके स्टेप मत करके अपने हिसाब से करो, अलग अलग चेन बनाओ फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो कैसे बनना है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, x की पावर mn इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर n प्लस n, प्रूफ ये करना है, तो प्रूफ कुछ करना नहीं है, हमें पता है ये वाली यही आई थी हमेशा, ठीक है। प्रूफ वाला काम हम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आपको कुछ अगर आपको प्रूफ करने को बोला उसमें m और n तो है नहीं, इसमें क्वेश्चन में mn दिया है और अभी प्रूफ करना उसमें mn नहीं है, तो काम करो आप अपनी मर्जी से mn हटा सकते हो, m और n दोनों की वैल्यू क्या रख दो, 2 रख लो, 1 रख लो, mn हट जाएगा, सॉल्व करके यही कुछ आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो उसको क्वेश्चन से घटा के सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ये वाला फंक्शन है x की पावर y और e की पावर x माइनस वाई, ये दोनों बराबर, इसका डिफरेंशियल करना है, तो बेस में भी फंक्शन है पावर में भी फंक्शन है, बेस एक्सपोनेंशियल लेके पावर फंक्शन है, तो इसका मतलब लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे, विदाउट लॉग ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लॉग लेने के लिए प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो y आगे आएगा, लॉग x हो जाएगा, ये इक्वल टू x माइनस वाई आगे आएगा, लॉग ई हो जाएगा, जिसका बेस, इस वाले लॉग का बेस भी ई रहता है, जब लॉगरिथम लेते हो उसका बेस ई होता है, ठीक है। लॉग ई बेस ई, जो बेस और नंबर सेम है तो आंसर 1 होता है, तो ये तो आपके पास x माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद अब आप इसको चाहें तो डिफरेंशियल कर सकते हैं, अब जैसे डिफरेंशियल करोगे सेपरेट करोगे आंसर हो जाएगा, तो स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे आप पहचानोगे। इसके बाद अब आता है अपना हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर मतलब एक से ज्यादा बार डिफरेंशियल करेंगे, जैसे एफ एक्स दिया हुआ है, इसका एक बार डिफरेंशियल करें हम, ठीक है, तो एफ डैश एक्स बोले, एफ डैश मतलब एक बार डिफरेंशियल, तो एक बार डिफरेंशियल करोगे तो एक्स की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x और 9 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0। अब इसी को दोबारा कर लो डिफरेंशियल, दोबारा कर लो, दोबारा करोगे तो इसी टर्म को दोबारा करोगे तो कितना आएगा 12x स्क्वायर, यहाँ भी इसको दोबारा करो 13x 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोबारा का डिफरेंशियल की d2/dx, तो 2 बार का डिफरेंशियल, तो dy/dx था हमारा, उसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट किया है, तो उसको इस टाइप से लिखेंगे सेकंड टाइम, ऐसे तीसरी बार भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा 24x प्लस 30, एक बार और कर सकते हैं आंसर 24 आएगा, अगला आंसर फिर 0 0 0 ही आता रहेगा, ठीक है। तीसरी बार कर रहे हैं तो d3y 3 बार डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव का एक बार और डिफरेंशियल करते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव बनेगा, थर्ड का दोबारा करोगे फोर्थ हो जाएगा, तो इस टाइप से वही फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मूले को एक बार और यूज कर लो, बस सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो ये टेंजेंट होता है, वो तो जरूरत नहीं बताने की। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन पार्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन में चीज याद रखो, दो चीजें होती हैं टोटल कॉस्ट में, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये तो कंफर्म है कि इतने पैसे तो ये फिक्स है, ये तो लगेंगे ही भाई किसी चीज को कॉस्टिंग में,
और वेरिएबल जो वैल्यू मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब जैसे कोई चीज ज्यादा दूर से आएगी, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो कॉस्ट कैसी हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ चीजें फिक्स है, जैसे लेबर की कॉस्ट फिक्स रही अपनी कुछ समय तक, ठीक है, या हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो तो फिक्स है ना, तो कुछ कॉस्ट तो हमारे पास फिक्स है। तो जैसे सी एक्स, कॉस्ट फंक्शन सी एक्स से दिखाते हैं, एक्स यूनिट है, कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हो रही है प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूसिंग एक्स नंबर ऑफ यूनिट, तो सी एक्स की जो वैल्यू है तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है, याद रखिए। वेरिएबल कॉस्ट जो है डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पे। ऑब्वियस बात है भाई, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे उतना ज्यादा कॉस्ट वेरी करेगी। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वेरी नहीं करती हैं, तो वो आउटपुट हमेशा मतलब जो फिक्स रहेगा उसमें ऐड रहेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है आउटपुट एक्ट से, कि आप कितना भी आउटपुट निकालो। जैसे मान लो कोई अगर फैक्ट्री है, अगर वो प्रोडक्शन करे या ना करे, उसके यहाँ पे जो टैक्स लगना है, जो उसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना है मिनिमम, वो तो उसके पास रहेगा ही ना, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। तो वो वैल्यू तो फिक्स है, चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें। लेकिन प्रोडक्शन करते हैं तो आपके पास एक और कॉस्ट जुड़ जाती है, वो वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। तो अब इसका एवरेज निकालने को कहा जाए, तो एवरेज क्या होता है कि भाई टोटल कितनी कॉस्ट है, सी एक्स, कितने आइटम बना एक्स, तो जैसे डिवाइड करते हैं टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट आपके पास हो जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज वेरिएबल तो सीधी से वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो एवरेज वेरिएबल मिल जाएगा। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट में एक्स का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर कॉस्ट जो है उसका डिफरेंशियल कर दिया जाए, तो ये बन जाता है अपना मार्जिनल कॉस्ट, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि अगर टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास सीएक्स मुझे पता है, तो कितना इंक्रीज होगा कॉस्ट में अगर मैं एक यूनिट भी बढ़ाता हूँ। भाई मैं डिफरेंस भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि भाई अभी मेरी कंपनी जो 100 यूनिट्स बना रही है और उसकी कॉस्टिंग मुझे पर्टिकुलर पता है 300, है ना। अब इसमें मैंने एक भी यूनिट इंक्रीज कर दी, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्योंकि यूनिट के बढ़ने से कम होने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा ना, और कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन चेंज होगा। तो अब आप ये जानना चाहते हैं कितना चेंज आएगा, तो दैट चेंज इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिन में कितना चेंजेस आने वाला है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट कितना चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। जैसे जो कंपनी प्रॉफिट अगर बढ़ाना चाहती है तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने से वाकई में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कोई कॉस्ट इफेक्ट नहीं होगी। तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई पता चला कि आपने इतना प्रोडक्शन बढ़ा तो दिया, लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा हो गई, अब इतनी ज्यादा कॉस्टिंग होगी कि आपको मार्केट में वो प्राइस ही नहीं मिल रही है, तो ऐसा भी रहता है। तो इसलिए वो भी देखना जरूरी है। तो जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज वेयर द टोटल कॉस्ट एंड इज आउटपुट, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, दिया है क्या हो रहा है, टैक्स एट द रेट ऑफ 2, इसमें दिया नहीं है पूरा फंक्शन, देना चाहिए तो फंक्शन नहीं दिया है, जैसे यहाँ दिया ना। अब सेकंड एग्जांपल में जैसे फंक्शन देना चाहिए था, ये टोटल कॉस्ट ऑफ द फंक्शन आप कंपनी का दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन सी एक्स आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि एक्स जो है वो आउटपुट है, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट बताना है जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम और एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, सी का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका आता है मार्जिनल। ठीक है, तो सी जो दिया इसका डिफरेंशियल कर दो बस, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। अब मिनिमम होगा कि नहीं होगा वो सेकंड स्टेप है, पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू तो हो जाएगी 100 माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है अब ये क्या पूछ रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम
मिनिमम होना चाहिए। तो एक काम करो, इसका दोबारा डिफरेंशियल करो एक बार और, ठीक है। 0 किसको पूछ रहा है ये? मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशियल करेंगे। कितना आएगा? 0 माइनस minus 16 plus x 2x। जिसको मिनिमम बताना है, किसको बताना है? मार्जिनल कॉस्ट को बताना था, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को बताना, तो मार्जिनल कॉस्ट को करेंगे डिफरेंशियल और इसको रखेंगे इक्वल टू 0 के। ये याद रखिए, मिनिमम बताने के लिए जिसको मिनिमम बताना है, पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट थी, सबसे पहला काम हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाला। अब इसको मिनिमम बताना है, तो पहला काम इसको डिफरेंशियल करना है और उसको रखना इक्वल टू 0 के। 0 की इक्वल रखने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की 8 8। अब 8 वैल्यू पर ये आएगा मिनिमम या मैक्सिमम, दो में से कोई एक कंडीशन होगी। अब कैसा पता चलेगा मिनिमम है मैक्सिमम है? तो चेक करेंगे हम, वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे? जो एम डेस एक्स था ना, उसको दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। और दोबारा डिफरेंशियल करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब आपको जो एक्स की वैल्यू रखी दी गई है वो पुट करने पर, तो ये मिनिमम होगा। और दूसरी बार जो डिफरेंशियल कर रहे हैं, वो वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ गई, एक्स की वैल्यू जो आपके पास आई उसको रखने पे, तो आपके पास ये जाएगा मैक्सिमम। दोनों कंडीशन होती है। तो पहले एक बार तो कर लिया, एक बार और डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसको। तो दोबारा डिफरेंशियल करोगे तो माइनस 16 प्लस 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 0 2 प्लस 2। तो 2 वैल्यू आई ना। अब x की वैल्यू तो इसमें है नहीं, x की वैल्यू कुछ भी रखो आंसर 2 रहेगा। और 2 कैसा है हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव जब भी होगा तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी? मिनिमम। तो आपके पास जो x की वैल्यू थी ये मिनिमम आंसर देगा, यानी कि x इक्वल टू 8 पे मार्जिनल कॉस्ट मेरा मिनिमम होगा, ठीक है। और अगर मुझे एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करना है, मिनिमम है या नहीं, तो पहले मुझे एवरेज कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। अब एवरेज कॉस्टिंग क्या होगी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। कॉस्ट को हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज कॉस्टिंग आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्टिंग कितनी आएगी? 100 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 3। तो पहले तो आपको जिसको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, पहले वो वैल्यू आप निकालिए, पहले कैलकुलेट कीजिए। जैसे एवरेज कॉस्ट पूछा तो एवरेज कॉस्ट आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको मिनिमम मैक्सिमम बताना है, तो इसको दो बार डिफरेंशियल करना है। जिसको भी मिनिमम मैक्सिमम बताना है उसको दो बार डिफरेंशियल कर दीजिए। जैसे आपने एवरेज को एक बार डिफरेंशियल किया, तो क्या आएगा? माइनस का 2x अपन 2x दोबारा भी करिए 0 पहले तो ये वैल्यू आ रही है कि हमारी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम होता है। तो मिनिमम कब होगा? जब हमें एक्स की वैल्यू इसको इक्वल टू 0 रख के पता चलेगी। इक्वल टू 0 रखोगे, फर्स्ट वाले डेरिवेटिव को हमेशा 0 की इक्वल रखेंगे, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? देखो जरा बताओ, सॉल्व करने के बाद 12 12। तो 80 एक्स और इक्वल टू 24 12 पर डिवाइडेड ये सेकंड डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 12 पर मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी किस पे? एक्स इक्वल टू 12, ठीक है। एक्स मतलब आउटपुट 12, 12 आउटपुट एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 8 पर मिनिमम होगा। रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू होता है टोटल टर्नओवर, ठीक है। कितना मनी आपको मिल रहा है, टोटल टर्नओवर क्या है? बाय सेलिंग, जो आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह सब निकाल लिया, बट उसको बेचने के बाद जो भी आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टोटल टर्नओवर, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन। तो जितनी एक्स यूनिट सोल्ड की जाएगी पी पर यूनिट में, मतलब आपने बनाया तो जैसे 10 चीजें बनाई हैं, 10 यूनिट्स, और एक यूनिट की कॉस्ट है 1000 रुपीज। तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो टर्नओवर है वो 10,000 हो जाएगा। तो वही चीज है कि अगर आपने कोई आइटम एक्स बनाया है और पी रुपए का बेच रहे हैं, तो एक्स इंटू पी करने पर जो भी आंसर आएगा दैट इज द रेवेन्यू। और आउटपुट चेंज करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि मार्जिनल कॉस्ट बदलेगा, और आउटपुट चेंज करेंगे तो सेलिंग भी बदलेगी। तो सेलिंग बदलेगी तो रेवेन्यू भी चेंज होगा। चेंज इन रेवेन्यू dr अपन dx, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? फिर रेवेन्यू
जो आपका जनरेट हुआ है और आपकी कॉस्टिंग जो आई है, दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है। तो इससे जो फंक्शन बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फंक्शन, RX माइनस CX। और मार्जिनल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का डिफरेंशियल, तो मार्जिनल वर्ड का यूज होगा तो उसका डिफरेंशियल करना है। अब जैसे ये है सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं कि प्रोडक्शन स्टार्ट करें फ्लॉपी डिस्क का, और ये ऑब्जर्व करते हैं कि कंपनी को 2 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और मशीन सेट करने की जो सेटिंग कॉस्ट है वो 88,000 है, यानी कि ये तो फिक्स होगी ना कि इतने रुपए तो लगाने ही है, 88,000 रुपीज तो। और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 30. 30 है। एक बात और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? इसी जैसे कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन पे 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं और मशीन सेट करने पे 88,000, यानी कि Okay. टोटल 2,88,000 तो इन्हें खर्चा करना ही करना है। अब ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा अब जो हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के 30 रुपए हैं, तो कितने, ठीक है। अब फ्लॉपी जो बिक रही है कितने की? 45 रुपए की। ये तो तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है कि 30 रुपए की खरीद के, जो 30 रुपए की प्रोड्यूस करके 45 में बेच देते हैं, लेकिन इसके साथ में जो ऊपर के जो खर्चे चल रहे हैं फिक्स वो भी इंक्लूडेड है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट क्या बन रही है, पहली बात। और जब हम वीकली फ्लॉपी बनाते हैं एक्स, तो एक्स फ्लॉपी बनाओगे, एक फ्लॉपी की कॉस्ट 30 है तो एक्स फ्लॉपी की कॉस्ट कितनी रहेगी? 30x। लेकिन साथ में ये जो है 2,80,000 भी ऐड होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, तभी आपका कॉस्ट फंक्शन बनेगा। दूसरा ये बोला ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब आपकी जितने की आप बना रहे हो उतने की बेच रहे हो। No profit, no loss. हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये होता है कि CX इक्वल टू RX, और हम बेच कितने की रहे हैं? 45 की। रेवेन्यू तो यही हो रहा है ना हमारा जनरेट, 45 रुपए की बेच रहे हैं एक्स यूनिट, तो रेवेन्यू कितना आएगा? 45x। तो यानी कि CX और RX जब दोनों इक्वल होंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी कि कितने आप फ्लॉपी आपको बेचनी पड़ेगी? 19,200 फ्लॉपी जब आप सेल करेंगे तब ब्रेक इवन पॉइंट टूटेगा। मतलब इसके बाद अगर फ्लॉपी अगर इसके ऊपर बिकती है तब प्रॉफिट में जाएगी कंपनी। यहाँ तक तो इस वैल्यू पे जाके कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ऐसा नहीं है कि इनका 30 रुपए की उन्होंने खरीद के 45 रुपए की बहुत बढ़िया, बहुत 15 रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी अगर काउंट करनी पड़ेगी हमें, और उसके अकॉर्डिंग तब पता चलेगा कि जब आप इतनी फ्लॉपी बेचोगे तब जाकर के आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। उसके बाद जो होगा तब जाके प्रॉफिट की बात होगी। ऐसी नेक्स्ट है, एक कंपनी ने डिसाइड किया कि स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्लांट बनाना है इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक का। 9 लाख रुपए लग रहे हैं इनिशियली, फिर एक क्लॉक को बनाने में 300 रुपए लगते हैं, ठीक है। और क्लॉक सोल्ड होगी 750 की। पहले महीने में 1500 क्लॉक बिकी है, बनाई है और बेच ली, ठीक है। अब बताना है कि कंपनी को क्या हुआ पहले मंथ में, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर में। 9 लाख रुपए का पहला कॉस्टिंग प्लस 300 रुपए के हिसाब से 1500 घड़ी, टोटल कितना आ रहा है? 13.5 लाख. 13.5 लाख। और 750 रुपए के हिसाब से अगर बेचे 1500 घड़ी तो कितने का होगा? 11,25,000. प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ है सर. लॉस हुआ है, कितने का हुआ है? 2,25,000. ठीक है, तो ये तो आ गया लॉस। अब ये बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो ब्रेक इवन पॉइंट की सीधी सी बात है कि कॉस्टिंग का फंक्शन और RX दोनों बराबर होना चाहिए। तो कॉस्टिंग जो आपकी कितनी है 9 लाख और प्लस 300 4 लाख. इंटू एक्स, 300 रुपए का है ना, तो कॉस्टिंग में आएगा 300x, हाँ. और रेवेन्यू जनरेट होगा 750x का, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 450, 2,000.